नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगी, जिसका पीरियड है 1351 से लेकर 1388 तक। फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। उसका पिता रजब और उसकी माता अबूहोर के भट्टी राजपूत शासक रणमल की पुत्री बीबी नैला थी और वह मोहम्मद की मृत्यु के बाद अगला शासक बना। फिरोज तुगलक के बारे में जो पहली महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उसका जन्म एक राजपूत माँ की गोद से हुआ था। यानी कि हम भारतीय इतिहास में देखते हैं कि सल्तनत पीरियड में एक राजपूत राजकुमारी का पुत्र शासक बनता है। नॉर्मली मुस्लिम राजपूत रिश्तों के बारे में हम अकबर काल में सुनते हैं, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पिता रजब और उसकी माता जो थी वो रणमल की पुत्री थी, यानी कि एक राजकुमारी जो कि राजपूत परिवार की थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जब फिरोज तुगलक शासक बनता है तो उसको शासक बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि वो अगला शासक बने, इसलिए वो आराम से अगला शासक बन जाता है। मगर जब वो शासक बनता है तो उसके राज्य में अराजकता और का माहौल था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, राज्य का सारा खजाना खाली हो गया था और धन की बहुत कमी थी। दूसरा पॉइंट, मोहम्मद की गलत नीतियों के कारण जनता में असंतोष था। और तीसरा, अनेक राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व हो गया था और जो विशाल साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा था वो उसके अंत के समय तक छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था और उसका राज्य सिकुड़ गया था। तो राज्य छोटा हो गया था, लोग असंतुष्ट थे और राजकोष खाली था। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना। अब फिरोज शाह तुगलक को हम क्यों याद करते हैं? उसको याद करने के पीछे यही कारण है कि उसने विषम परिस्थितियों में राजगद्दी संभाली, मगर उसके बाद उसने उसको किस तरह से ठीक किया उसको हमें समझने की आवश्यकता है। फिरोज तुगलक ने अपना ध्यान शासन व्यवस्थित करने तथा साम्राज्य में शांति व व्यवस्था स्थापित करने में लगाया। उसके कई प्रशासनिक सुधारों द्वारा राज्य की आय में वृद्धि हुई और जनता संतुष्ट बनी। मलिक मकबूल को उसने अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह योग्य एवं अनुभवी था तथा उसके कार्यों से शासकों को लाभ मिला। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फिरोज तुगलक ने वो काम किया जिसकी आवश्यकता थी, लोगों को संतुष्ट किया और राजकोष में धन वापस लाने का प्रयत्न किया। इसलिए हम उसकी राजस्व व्यवस्था को डिटेल में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जनता के असंतोष को दूर करने तथा राज्य के प्रति उनमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने सभी ऋण जो लगभग 2 करोड़ टंके के रूप में किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तकाबी के रूप में दिए गए थे, माफ कर दिए। मतलब जो लोन के रूप में कृषकों में बांटा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन सारे लोन्स को माफ कर दिया गया। इससे सुल्तान के प्रति जनता की सहानुभूति जो थी वो नेचुरली पैदा हुई। दूसरा पॉइंट जो उसने किया वह यह किया कि उसने उलेमा वर्ग की सभी अनुदान भूमि जो उनके पूर्ववर्ती सुल्तानों ने उनसे छीन ली थी, उन्हें वापस या तो उनको या उनके वंशजों को लौटा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि उलेमा वर्ग जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग था, उलेमा मतलब वो जो कि
मुस्लिम समाज के अग्रज थे, जो मुस्लिमों के नेता थे, जो धार्मिक गुरु थे, जो मदरसाओं में पढ़ाते थे, ऐसे लोगों का साथ भी उसने उनको अनुदान देकर, भूमि अनुदान देकर उनका साथ अपनी तरफ कर लिया। और उसने कुछ उलेमाओं को नए अनुदान भी दिए, यानी कि इस वर्ग को उसने संतुष्ट किया। अब एक समकालीन इतिहासकार है शम्से सिराफ अफीफ, उसने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में लिखा है कि फिरोज ने राज्य की वास्तविक आय को निश्चित करने का कार्य किया। 6 वर्षों में यह कार्य पूरा हुआ। इससे आय और व्यय में संतुलन स्थापित हुआ। Now this is very important। जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपकी आय क्या है, तो आप सही तरीके से व्यय नहीं करते हैं। तो फिरोज तुगलक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने पूरे राज्य की वास्तविक आय को नापवाया और 6 सालों में यह पता किया कि राज्य की वास्तविक आय क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट उसने किया वो ये था कि खराज या भूमि कर उपज के आधार पर निर्धारित किया गया और निश्चित मात्रा से आधा न वसूलने का आदेश जारी किया। अब इसको समझ लें हम। उपज के आधार पर कर आधारित किया, ना कि भूमि के आधार पर, यानी कि जो वास्तविक उपज होती थी उसी के आधार पर भूमि कर को निश्चित किया गया और ये कहा गया कि निश्चित मात्रा से ज़्यादा न वसूल किया जाए। छठा पॉइंट, फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही में लिखा है कि उसने 24 करों को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य को 30 लाख टंके का नुकसान हुआ। बहुत सारे जो कर थे उसको उसने समाप्त कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि ये इस्लाम के विरुद्ध में है और इससे राज्य को नुकसान भी हुआ, लगभग 30 लाख टंका। 7वां पॉइंट, उसने केवल 4 कर लगाए जिनकी स्वीकृति शरा या इस्लामिक कानून में थी। और ये क्या थे 4 कर? जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। जजिया नॉन मुस्लिम्स पर लगता है, ज़कात मुस्लिम्स जो डोनेशन के रूप में देते हैं, खराज वो होता है जो कि भूमि कर होता है। इनके अलावा उसने एक और नया कर लगाया जिसे सिंचाई कर या हक ए शुर्ब कहा जाता है। सिंचाई सर या हक ए शुर्ब कहा जाता है। यह कर उपज का 10वां भाग था। यह कर केवल उन किसानों से लिया जाता था जो फिरोज द्वारा निर्मित नहरों से अपने खेतों की सिंचाई करते थे, यानी कि वाटर टैक्स। और केवल उन लोगों से वाटर टैक्स लिया जाता था जो उसका उपयोग अपनी खेतों की सिंचाई में करते थे। नेक्स्ट है, कर व्यवस्था में कृषि और वाणिज्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। वस्तुओं के मूल्य कम हो गए और जनता को आवश्यक वस्तुओं का कोई अभाव नहीं रहा। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है फिरोज शाह तुगलक का, वो हमने स्टडी किया और उसमें हमने भी यह पाया कि फिरोज शाह तुगलक ने जो डिफ़िकल्टीज़ उसके सामने आई उसको बखूबी किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करी। मैं रिपीट करती हूँ, प्रॉब्लम थी खाली खजाना, प्रॉब्लम थी लोगों को असंतुष्ट होना, जनता का असंतुष्ट होना, और प्रॉब्लम थी विशाल राज्य का सिकुड़ जाना। सल्यूशन क्या किया उसने लोगों को संतुष्ट किया। किस प्रकार से? अपने राजस्व व्यवस्था से। अब इसी को हम आगे कल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में कि उसने ये कार्य कैसे किया। धन्यवाद।